हम लोगों ने कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने बात की कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और साथ में देखा कि सब मैटर और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका इंटरेक्शन अगर हम करवाते हैं तो हमें उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस जो दिखते हैं उसको हम डिटेक्ट करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस इंटरेक्शन की वजह से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या चेंज आए और उस चेंज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करके हम उस स्ट्रक्चर की कई सारी चीजों को पता लगाते हैं। तो ये बेसिक एक प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, उसमें क्या चीजें होती हैं, किस तरह से होती हैं, उन सबको स्टडी किया कि क्यों वाकई जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी मैटर पर डालते हैं तो क्यों वो इंटरेक्ट करता है। जरूरी है उसका इंटरेक्ट करना, तो या उसकी मजबूरी है या वो शौक से करता है, तो वहां पर हमने देखा कि उसका इंटरेक्शन करना वो एक मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी एनर्जी और जो मैटर है वहां पे अलग अलग तरह की जो एनर्जी है मैटर के मॉलिक्यूल्स की, वो एनर्जीज मैच हो जाती है और वहां पर वो इंटरेक्ट करता ही करता है। ठीक है, नाउ अब जब इंटरेक्शन हो जाता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया, हमने मैटर लिया और वहां पर हमने उसको इंटरेक्ट करा दिया। ठीक है, सो क्या हुआ, ये हमारे पास में कोई सोर्स को हम इस तरह से बता दें कि साहब ये हमारे पास में एक सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है ना, ये लाइट इमिट कर रहा है और यहां पर हमारे पास में क्या है, एक सैंपल है। ये हमारे पास में एक सैंपल है और इस से जो लाइट आई है इस तरह से पास हुई है और बीच में हमने यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटर भी रखा हुआ है ना, ये मोनोक्रोमेटर, वो मैंने लिखा नहीं, ये मोनोक्रोमेटर, यहाँ पर सैंपल, और इसके बाद में यहाँ से एक लाइट निकलती है और एक जो डिटेक्टर है उस डिटेक्टर पर चली जाती है और डिटेक्टर जो है वो उस लाइट को एनालाइज करता है कि क्या हुआ वहां पे। ओके, सो जब इस मैटर के साथ में ये इंटरेक्शन होगा, इस मैटर के साथ में या इस सैंपल के साथ में इस इंसिडेंट लाइट का जब इंटरेक्शन होगा तो एक हमें क्या मिलता है, एक मिलता है हमें स्पेक्ट्रम। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम स्पेक्ट्रम के बारे में, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और स्पेक्ट्रम में कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिन फीचर्स को अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रम की कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके बीच में, जो हमने वेवलेंथ, जिस एक कैरेक्टरिस्टिक की वेवलेंथ यहाँ पर जो हम पास कर रहे हैं इस सैंपल में, जो ये लाइट पास हो रही है ये किस वेवलेंथ की पास हो रही है, क्या लैम्बडा है इसका, या क्या फ्रीक्वेंसी है, या क्या वेव नंबर है, क्या एनर्जी है, मतलब किसी भी फॉर्म में हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है ना, चाहे वो हम वेवलेंथ के फॉर्म में लें, वेव नंबर के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, इनमें से किसी भी फॉर्म में लें, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की इस सैंपल के साथ में जब टकराती है और टकराने के बाद में जब ये लाइट यहाँ पर निकलेगी, इस जगह से जब निकलेगी, तो ये लाइट किस तरह की हो सकती है, ये एब्जॉर्ब हो सकती है। जब इसके अंदर ये जाएगा तो यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, ये एब्जॉर्ब हो सकती है, या क्या हो सकता है, इमिशन हो सकता है, इमिट हो सकती है, मतलब या तो उत्सर्जन करे या अवशोषण करे, और या फिर क्या हो, स्कैटरिंग हो। स्कैटरिंग का मतलब होता है, जब मैंने कल भी आपको बताया था कि वो विचलित हो जाना, है ना, स्कैटर्ड हो जाना, फैल जाना, बिखर जाना, है ना, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है जब हमने यहाँ पर इस सैंपल पर इस लाइट को पास किया है तो। ठीक है ना, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट जो पड़ने वाली लाइट है, और ये निकलने वाली ट्रांसमिटेड लाइट है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। तो इसके बीच में एक ग्राफ हम खींचते हैं कि साहब ये हमारे पास में एक वेवलेंथ का एक्सिस है और ये हमारे पास में उसका एब्जॉर्बेंस का है। एब्जॉर्बेंस हो सकता है वो, या वो एमिशन हो सकता है, या वो ट्रांसमिटेंस हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर हम लेंगे। तो इनके बीच में हम यहाँ पर एक ग्राफ
खींचते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि करेक्टरिस्टिक है किस चीज का, एक तो वेवलेंथ का या वेव नंबर का या फ्रीक्वेंसी का, जो हम यहां पर लेंगे, और साथ में जो भी रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट हुई हैं या एब्जॉर्ब हुई हैं उसके बीच में, ठीक है ना। तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो ग्राफ है या ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास ये जो मिला है यहाँ पे, ये स्पेक्ट्रम कितने तरीके का हो सकता है या किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। कैसे? अगर वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो सैंपल है जो हमने यहां पर लिया हुआ है, ये सैंपल है, इस सैंपल ने इस लाइट को, ये जो लाइट यहां पर पड़ रही है, इस लाइट को जो इसके अंदर से पास हो रही है, इसको क्या किया? एब्जॉर्प्शन। अगर वो एब्जॉर्प्शन करता है तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम। और अगर यहां इस लाइट को जब इसने यहां पर गिराया तो यहां पर एमिशन भी हो सकता है। तो अगर उत्सर्जन होता है तो उसे हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर स्कैटरिंग हुई है, अगर वो बिखर गया है, फैल गया है, ठीक है ना, किसी तरीके से, तो उसे हम बोलेंगे स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम। तो ये 3 तरह के स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलते हैं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब रेडिएंट लाइट यहां पर जो पड़ रही है वो क्या कर ले, इस सैंपल के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाए, ठीक है ना। और एमिशन स्पेक्ट्रम जब उत्सर्जित कर दी जाए इसके साथ। तो जब देखो एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ जो लाइट होगी और जो यहाँ निकल करके लाइट होगी, तो यहाँ कम इंटेंसिटी की होगी क्योंकि यहाँ ज्यादा इंटेंसिटी की है, इसने एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब जो निकलने वाला है, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 जो है जूल की एनर्जी थी, इसने कुछ एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब कर ली। लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब जो निकली है वो यहाँ पर केवल 60 जूल्स एनर्जी निकली है क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर ली। अगर एमिशन स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा ये कि हमने दिया 100 है लेकिन निकला 160। 160 क्यों निकला? क्योंकि 60 इसने जो हमारा सब्सटेंस है उसने खुद ने मिला दी इसमें, तो इमिशन करके, उत्सर्जन करके, है ना। और स्कैटरिंग के अंदर तो कोई पता नहीं है कि वो किस तरीके से स्कैटर होगा, वो कम का भी हो सकता है, वो ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरीके का आता है, इमिशन स्पेक्ट्रम किस तरीके का आता है, और स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन किस तरीके का आता है, थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं कि ये किस तरीके के स्पेक्ट्रम्स आते हैं। अच्छा, मैं ये आपको, जैसे मैं आपको कल भी कहा था, आप किसी भी बुक को पढ़ करके देखोगे, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं उनमें वो बातें नहीं मिलेंगी, है ना। किसी में कोई मिलेगी, किसी में कोई मिलेगी, लेकिन मैं आपको बहुत सारी किताबों का एक जगह पर और सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर मैं सीधा सीधा आपको यहाँ बता देता और कुछ भी ये नहीं बताऊं कि वो कैसा है, तो आप लोगों को वो चीज एक्चुअली में समझ में नहीं आएगी कि वो हमने ये किया क्या और ये हो क्या रहा है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके का दिखाई देता है, क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम को देखोगे तो आपको उसको, स्पेक्ट्रम को पढ़ना भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ ना लिखे और मैं आपको इस तरह का एक स्पेक्ट्रम अगर दे दूं कि ये एक लैम्बडा और ये एब्जॉर्बेंस और इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम आपका इस तरीके का एक आया, ये इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम आ गया और ये मैंने आपको दे दिया, अब आप इससे क्या समझोगे, इसको कैसे पढ़ा जाए? तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है और वहां ये जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस मतलब जो इसकी अवशोषणता है, जो इसकी अवशोषण करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो यहाँ देखो कितना ज्यादा अवशोषण हो रहा है इस पीक तक,
और ये वाला जो लैम्बडा होगा, यहाँ जो लैम्बडा की वैल्यू होगी कि ये एक वेवलेंथ ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस हुआ है, इस वाले लैम्बडा को या इस वाले वेवलेंथ को क्या बोलोगे? लैम्बडा मैक्स आप बोलोगे। और अगर आप इसमें देखो तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे जो लैम्बडा वैल्यू आई है वो क्या है? वो इसका लैम्बडा मैक्स है, और ये वाला जो लैम्बडा मैक्स है वो इसका लैम्बडा मैक्स। ठीक है ना? क्लियर? तो ये तब है जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर लाइट पास करते हैं और ये सैंपल क्या कर लेता है, इसको अवशोषण कर लेगा। वो कितना अवशोषण हुआ? अब देखो यहाँ पे तो ज्यादा अवशोषण हुआ है और यहाँ पर कम अवशोषण हुआ है। तो इस जब ज्यादा हो रहा है तो इस तरह का स्पेक्ट्रम आएगा, कम हो रहा है तो इस तरह का स्पेक्ट्रम आएगा। ठीक है? तो अवशोषण स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अच्छा, जब आप इमिशन स्पेक्ट्रम को देखोगे, अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि सैंपल में जब लाइट डालते हैं तो वो कुछ लाइट को इमिट भी करेगा। तो जो इंसिडेंट लाइट है, और जैसे मान लीजिए कि आपके पास में मैंने आपको कुछ पैसे दिए, ये आप हो और मैंने आपके पास में पहले से ही 100 रुपए थे, मैंने आपको यहाँ पर 60 रुपए और दे दिए, तो आपके पास में टोटल पैसे जो हो गए वो कितने हो गए? 160। या मान लीजिए कि आपके पास पहले से 60 थे, मैंने आपको 100 दे दिए, तो 160। ठीक है ना? ये तब है जब एमिशन हो रहा है, एमिशन हो रहा है। और मान लीजिए कि मैंने आपको 100 दिए, ठीक है ना, और यहां पर आपने क्या किया, आपने 40 रख लिए और यहां पर केवल 60 निकाले, तो इस तरह के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि वो अवशोषण हुआ है। और आप यहां पर हो और मैंने आपको 100 दिए, मैं देखो हमेशा 100 दे रहा हूं, ये लाइट जो आ रही है वो हमेशा 100 जूल्स की आ रही है, और अब आप क्या कर रहे हो? आप इसको बिखेर देते हो, कहीं पे 10, कहीं पे 20, कहीं पे 50, कहीं पे 40, तो ये इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, और जो स्कैटरिंग स्पेक्ट्रा जो है वो क्या होता है। ठीक है? नाउ जब आपको ये पता चल गया कि स्पेक्ट्रा किस तरह का होता है, तो आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जब हम स्टडी जो इस समय जो स्पेक्ट्रा की कर रहे हैं, वो किसकी स्पेक्ट्रा की कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा की। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम मैटर पर, ये जो आपके पास में मैटर, आपके पास में जो भी है, उस मैटर पर जब आप ईएमआर सिग्नल्स को डालोगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डालोगे, तो इस मैटर के अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इस रेडिएशन के साथ में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इस मॉलिक्यूल की अलग अलग टाइप की एनर्जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के साथ में इंटरेक्ट करेगी। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास में है, इसका जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वो स्पेक्ट्रा कैसा आता है? वो स्पेक्ट्रा आता है बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। और अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं, आपको पता है, होते हैं कि नहीं? तो अगर आप एटम का स्पेक्ट्रा लेते हो तो वो कैसा आता है? वो आता है आपका लाइन स्पेक्ट्रा। अब आप कहोगे कि साहब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या होती है? और बैंड स्पेक्ट्रा क्या होती है? तो लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, यहीं पर ही समझते हैं। अगर मैं किसी एटम का स्पेक्ट्रा लेता हूं और वहां पे वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन देखता हूं, तो जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा वो क्या होगा? इस तरह की लाइंस आपको मिलेंगी, शार्प लाइंस, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई इस तरीके की लाइंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी, शार्प लाइंस। तो इस तरह के स्पेक्ट्रास को हम क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा। ये क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा। लेकिन इस तरह का बैंड मिला है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं मिली, बल्कि एक ब्रॉड, इतनी चौड़ी एक लाइन मिली है। ये लाइन है, ऐसी ही लाइन है, लेकिन ये चौड़ी है। ठीक है ना? और इस तरह का जो चौड़ी विड्थ की लाइन मिलेगी, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे? बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है? तो आपको
ये पता चल रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रा क्या होता है। नाउ अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि सब एटम के अंदर ये जो हमारे पास में एटम है, ये एटम हमें लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देता है, और जो मॉलिक्यूल हमारे पास में है वो मॉलिक्यूल इस तरह का बैंड स्पेक्ट्रा क्यों देता है। इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो देखो, एटम जो होगा आपका, जो एटम है उस एटम के अंदर है न्यूक्लियस और ये कुछ इसके शेल्स, यही है। अब इसके अंदर यहां पर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को कोई आप एनर्जी देते हो, ठीक है। लेट्स से कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मान लीजिए कि 10 जूल एनर्जी अगर आप इसको मिल जाए तो वो यहां आ जाए, तो आप इसको क्या करते हो, 10 जूल एनर्जी जो है वो दे देते हो, तो ये उठ करके कहां आ जाता है, यहां से यहां आ जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन अपनी चेंज कर लेता है और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर यहां आ जाता है। तो अब यहां से, और अगर इसको यहां आना है तो यहां की एनर्जी आप ये मान लेते हैं कि इनके बीच की एनर्जी जो है वो तकरीबन 15 जूल्स है। तो आप एक चीज यहां पर देखोगे कि एनर्जी जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। मतलब जब ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, मतलब यहां से n इक्वल्स जब 2 से और 3 में जाएगा तो इसको 15 जूल एनर्जी चाहिए। आप इसको 5 जूल दोगे ये नहीं जाएगा, आप इसको 7 जूल दोगे नहीं जाएगा, इसको 8 जूल दोगे नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब इसको हम 15 जूल दे रहे हैं तब जाएगा, और जब आप 15 जूल जब दोगे तभी जाएगा। तो एनर्जी ये लैम्बडा को आप एनर्जी से कर सकते हो क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना। तो ये लैम्बडा आपको पता है कि ये लैम्बडा की वैल्यू आप दे रहे हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर ये यहां बैंड, ये मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये 5 है, ये 10 जूल है, या ये इसको एनर्जी के टर्म में ले लो, या ये 15 जूल्स। हमको पता है 10 जूल पर 15 जूल पर क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब यहां पर एक लाइन मिलेगी, 15 जूल जो है उस पर एक लाइन मिलेगी, इस तरह से। तो एक लाइंस आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपने इस एनर्जी को कितना दिया, 5 जूल दिया, तो देखो 5 जूल तो कहीं पे भी नहीं है। तो इस 5 जूल पर या 0 से लेकर के इस 10 तक कोई भी लाइन आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में कोई भी लाइन आपको देखने को नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ये इतनी एनर्जी लेकर के 0 से लेकर के 9.99 जूल एनर्जी लेकर के किसी टाइप का कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाता है। तो इसलिए यहां पे एटम के फॉर्म में जो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो आप उसको जो क्वांटाइज्ड एनर्जी दोगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब एनर्जी दोगे तभी वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, और ट्रांजिशन करेगा तो एब्जॉर्प्शन होगी, वरना एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर देखो आपको ये एब्जॉर्प्शन समझ में नहीं आ रही है तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप सब लोगों ने एक वजन तौलने की मशीन देखी होगी जिस पर आप खड़े हो जाते हो और खड़े होने के बाद एक सिक्का डालते हो। यहाँ पे मान लीजिए कि वो 5 रुपए का सिक्का है, वो आप डालोगे तो ये यहाँ पर ये जो व्हील है ये घूमने लगता है, और क्या करता है, आप जब इस पर खड़े हो आपका ये क्या दिखा देता है, आपका ये दिखा देता है कि वेट क्या है। लेकिन अगर आपके पास में 5 रुपए का सिक्का नहीं है, तो अगर आपके पास में 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो आप क्या करोगे, पहले एक सिक्का डालो या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 5 सिक्के डाल देते हो। क्या ये वजन दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको चाहिए 5 रुपए एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ। आपके पास 2 रुपए का सिक्का, आपके पास 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, इस तरह से आप 5 रुपए यहाँ पे डालोगे, ये वजन आपको नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब आप सीधा एक 5 रुपए का सिक्का डालोगे। तो इसको ये जो एनर्जी जो 10 जूल है, इसको जब आप एक साथ 10 जूल दोगे तभी ये यहां से यहां पे क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, वरना नहीं करेगा।
और जब नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस 0 से लेकर के और इस 10 जूल तक, क्योंकि 10 जूल तक कोई ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, तो ये कोई ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा नहीं और कोई बैंड यहाँ पर आपको कोई एब्जॉर्प्शन किसी तरह का शो नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों यहाँ पर यहीं पर क्यों आई ये लाइन, इस 15 पर ही क्यों आई ये लाइन। तो एटम के केस में इस तरह की स्थिति होती है। तो इस वजह से ये कैसे स्पेक्ट्रम देंगे, ये हमें लाइन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेंगे। अब आप बात करते हैं मॉलिक्यूल की। जब आप मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम लेते हो तो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम आता है कि ये हमारे पास में वेवलेंथ है, ये हमारे पास में एब्जॉर्प्शन है और ये स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अब ये आया बैंड स्पेक्ट्रा। इसको आना कैसा चाहिए था? इसको आना चाहिए था ऐसा कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इसने एब्जॉर्प्शन किया, लेकिन ये आया कैसा? ये आया ऐसा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आया। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों आया, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। क्योंकि जब मॉलिक्यूल है तो मैंने आपको बताया था पहली बात कि मॉलिक्यूल के अंदर कई सारी तरीके की एनर्जी होती है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, उसकी रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, उसकी कोई स्पिनिंग एनर्जी हो सकती है, उसकी कोई न्यूक्लियस जो है उसकी एनर्जी हो सकती है। तो बहुत सारे टाइप की और फर्दर बहुत सारे टाइप की एनर्जी हो सकती है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म्स में मिलती है। ठीक है ना, वो डिस्क्रीट फॉर्म में जो आपको मैंने बताई थी वो क्या बताया था कि ये जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की होती कि एक इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस दूसरे एनर्जी स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी है, लेकिन ये एनर्जी स्टेट फर्दर वाइब्रेशनल स्टेट्स में डिवाइडेड रहते हैं। और ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है इसमें रोटेशनल स्टेट्स भी होती हैं। ये चीज आपको याद होगी कि मैंने ये चीज आपके साथ में डिस्कस की थी। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो उस चीज को वापस देखना कि क्यों ऐसा होता है, कि कब रोटेशन होता है, कब वाइब्रेशन होता है, कब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो पहली चीज तो ये कि जब इलेक्ट्रॉन को ये जब एनर्जी इसको मिलेगी मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल के पास में क्या है, कई सारी तरीके की एनर्जी है। और आप जो एनर्जी दे रहे हो वो उसके इस रोटेशनल में भी चेंज लेकर के आ रहा है, वाइब्रेशनल में भी चेंज लेकर के आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में भी चेंज लेकर के आ रहा है। तो वो जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा इन सभी तरीके की एनर्जी के क्या ट्रांजिशन से मिलेगा। जैसे ये इसके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं आपके, ये हमारे पास में कुछ दूसरे स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। अब ये जो लेवल है यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है। तो देखो यहां तो एनर्जी में थोड़ा थोड़ा चेंज है। इसको यहां तक जाने के लिए कुछ और एनर्जी चाहिए, यहां तक जाने के लिए कुछ और एनर्जी चाहिए। तो जब इसको एनर्जी थोड़ी थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी तो ये जो बैंड है जो सीधा हमें मिलना चाहिए था वो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके का। इसको थोड़ी कम चाहिए, इसको थोड़ी ज्यादा चाहिए, इसको थोड़ी कम, ये ज्यादा 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 ज्यादा, इस तरह से दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके का चीज आएगी इस तरह से कि फिर ये वैल्यू जो है कम होने लग जाएगी। तो इस तरह से आपको एक क्या मिलेगा, एक ब्रॉड बैंड मिलेगा, एक ब्रॉड बैंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी फिक्स नहीं है और कई सारी तरीके की इसमें एनर्जी है और वो एनर्जीज इस तरह से जाएंगे। अब जब ये तो हमने एक से देखा, हम यहाँ से भी देख सकते हैं दूसरे वाले से, ये दूसरे वाले से यहाँ से जा सकता है, इस दूसरे वाले से इस दूसरे वाले तक जा सकता है, इस सेकंड वाले से इस थर्ड वाले तक जा सकता है कि नहीं। अब ये तो मैं केवल 4-5 टाइप के कुछ वो बना के बता रहा हूँ, यहाँ तो हजारों करोड़ों जो है वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स और सबके वाइब्रेशनल, सबके इलेक्ट्रॉनिक, सबके रोटेशनल लेवल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या एक शार्प लाइन आएगी, क्या नहीं आएगी, बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो कम एनर्जी रख रहे हैं या वो इधर आएंगे, ठीक है ना, और जो ज्यादा रख रहे हैं वो ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आपको ये ब्रॉड बैंड मिलेगा। इस वजह से आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर क्या मिलता है, बैंड मिलता है, बैंड।
और जो एटम्स होते हैं उसमें क्या मिलती है, उसमें लाइन मिलती है, वो लाइन स्पेक्ट्रा देता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एटम्स का स्पेक्ट्रा कैसा होता है तो आप बता दोगे लाइन स्पेक्ट्रा। और अगर आपसे पूछे कि मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा कैसा होता है तो आप बता सकते हो बैंड स्पेक्ट्रा। इसको एक और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो हम एक बार करते हैं ना, फ्लेम टेस्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कैल्शियम है और आपका बेरियम है, स्ट्रैंशियम है, लिथियम है, सोडियम है, इन सबको हम क्या लेते हैं, इनको एक बर्नर पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहां पर इसको रखते हैं और गर्म करते हैं। जब आप इसको यहां पे गर्म करोगे तो ये एक अलग तरीके की कलर देता है। ये कैल्शियम जो है वो रेड कलर देगा, स्ट्रॉन्शियम जो है वो एप्पल ग्रीन जो है कलर देगा, बेरियम जो है वो ब्लूइश कलर देगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं, अब कलर क्या है, कलर आपको पता है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये जो आपका विजिबल रेंज है, ये 7 कलर्स में डिवाइडेड है, जिसको आप बोलते हो विबग्योर। अगर ये यहां पर रेड कलर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट दे रहा है, ये वाली। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर फिक्स वेवलेंथ की लाइट ये देगा, तो क्या आएगा, एक लाइन ही तो आएगी। अगर ये ब्लू कलर दे रहा है तो ब्लू कलर एक फिक्स वेवलेंथ पर ब्लू कलर हमें मिलता है, तो वो क्या देगा, लाइन देगा। तो एटम जो है वो एटम क्या करता है, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है। जबकि मॉलिक्यूल्स में तो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं और अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स की अलग अलग तरीके के एनर्जीज हैं। अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं तो भी उनके पास में एनर्जीज भी क्या है, अलग अलग तरीके की हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम ना होकर के बैंड स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ में आ गया कि क्या होता है, आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। जब आपको ये पता चल गया स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, और ये लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम किस तरह से हमें मिलते हैं, और मॉलिक्यूल किस तरह का स्पेक्ट्रम देगा, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेक्ट्रम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। तो हम बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखें, मैं वापस यहां पर एक स्पेक्ट्रम बनाता हूं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें हैं। तो मान लीजिए कि ये एक स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, ठीक है बाबू। नाउ अब इस स्पेक्ट्रम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी मुझे क्या दिखाई देती है, एक प्रॉपर्टी है इसकी पोजीशन। पोजीशन, ये दूसरा बैंड इस तरीके से मिला, ये मैंने दोनों अलग अलग कलर से दिखा दिए। तो इसके लिए ये डेल्टा और लैम्बडा मैक्स है और ये इसका लैम्बडा मैक्स है ना, ये यहाँ पे और ये इस तरह से। तो देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू चल रही होंगी, ये भी 0, ये यहाँ पर कुछ 100 नैनोमीटर है ना, ये मैं लिख देता हूँ नैनोमीटर में, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500 और ये 600 और आगे फर्दर 700। ठीक है, नाउ पोजीशन, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी पोजीशन, कि ये जो बैंड आपको मिल रहा है या ये जो एब्जॉर्प्शन आपको मिल रही है, ये किस पोजीशन पर मिल रही है। अब देखो यहाँ जो बैंड आपको मिल रहा है, ये वाला जो बैंड मिल रहा है, इसको हम 1 मान लेते हैं कि ये सब ये 1 है, और ये जो है वो सेकंड बैंड है, ये 2 बैंड है। तो फर्स्ट बैंड कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है कुछ इस जगह पे, मतलब ये 100 है, ये 200 है, ये तकरीबन मिल रहा है 170 नैनोमीटर पर। और ये जो दूसरा जो बैंड मिल रहा है वो तकरीबन मिल रहा है आपको 350
80 नैनोमीटर पर। तो ये पोजीशन ही तो डिसाइड हो रही है इसकी कि किस पोजीशन पर ये मिल रहा है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी पोजीशन, जहां पर आप ये बताओगे कि किस वेवलेंथ पे, किस फ्रीक्वेंसी पर या किस वेव नंबर पर वो जो बैंड है, वो जो एब्जॉर्प्शन है, वो आपको मिल रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मिल रहा है का मतलब कि वो किस लाइट को एब्जॉर्ब करके यहां पर ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जब वो इतना एनर्जी ले लेगा, जब इसको यहां से और यहां तक की एनर्जी चाहिए होगी, इतनी जो भी एनर्जी यहाँ की है, ये जब हम इसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा, और ट्रांजिशन हो जाएगा मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा मतलब ये एब्जॉर्प्शन बैंड मिल जाएगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है, मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई सैंपल है और इस सैंपल के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम यहाँ पर कई सारे फोटॉन्स को जब पास करते हैं, डालते हैं, तो एक सेकंड में कितने फोटॉन्स इस जगह पर आकर के बॉम्बार्ड हो रहे हैं या गिर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 10 फोटॉन्स इस पॉइंट पर एक सेकंड में गिरते हैं, और एक दूसरी सिचुएशन हम ले लेते हैं और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो 10 फोटॉन्स गिर रहे हैं और यहाँ पे 50 फोटॉन्स गिर रहे हैं। तो इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा हो गई? ये 50 फोटॉन्स पर सेकंड और ये 10 फोटॉन्स पर सेकंड। कहां ज्यादा है? जहां पे ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी यहां पर क्या कर रही है? दूसरा एक प्रॉपर्टी यहां पर आ रही है, मतलब एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। अब इस पर पड़ेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, अब पड़ी 10 रहा है तो एब्जॉर्ब कहां से ज्यादा कर लेगा? ठीक है ना, यहां पर 50 रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करेगा, अगर इसके ऊपर गिरेगा कम तो कम एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इसलिए ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब पहली चीज तो हमने देखी पोजीशन, जो पोजीशन आपको बता रहा है कि ये किस पोजीशन पर एब्जॉर्ब हो रहा है, कि जैसे इसने यहां से लेकर के और यहां तक एब्जॉर्ब किया, मतलब यहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया, अगर हम इस ग्राफ को ऊपर देखें तो। ऐसे ही इस वाली सिचुएशन में यहां से लेकर यहां तक एब्जॉर्ब किया, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया, पहली चीज। और दूसरी चीज इंटेंसिटी, मतलब कितना एब्जॉर्प्शन किया। ये देखो, ये तो इसने कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया है, ये हम ऊपर तक जा रहे हैं, इतनी ऊपर तक, और यहाँ इसने बहुत कम एब्जॉर्प्शन किया है। हम इसकी जो हाइट है, इस पहाड़ी की जो हाइट है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब इसका एब्जॉर्प्शन क्या है? इसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी या इसकी एमिशन इंटेंसिटी कम है। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, या सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंटेंसिटी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, या तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको हम बताते हैं विड्थ। विड्थ का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी चौड़ी है, कितनी विड्थ। यहां इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई देखो, तो आप जाहिर सी बात है कि ये जो हमारे पास में पहला जो आ रहा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और जो दूसरा है उसकी चौड़ाई कम है। ठीक है ना, ये जो हमारे पास में फर्स्ट बैंड जो है या फर्स्ट एब्जॉर्प्शन जो है और ये जो सेकंड एब्जॉर्प्शन है, इनमें दोनों में अगर आप विड्थ देखोगे तो विड्थ इसकी ज्यादा है। ठीक बात। तो ये तीन इसकी क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब जब ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, पोजीशन, इंटेंसिटी और विड्थ, अब हम एक एक करके देखेंगे कि पोजीशन किसकी वजह से आती है, इंटेंसिटी किसकी वजह से आती है, और जो विड्थ है वो किसकी वजह से आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की, कि पोजीशन जो है वो किस वजह से आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ सिग्नल पर। पोजीशन ऑफ जो सिग्नल है, इस पर बात करते हैं। देखो, पोजीशन यहां पर अगर आप देखो ऊपर इस ग्राफ में,
तो इस ग्राफ में आप देखते हो कि पोजीशन ये जो आ रही है ये किसकी वजह से है कि यहाँ पर ये जो लैम्बडा है इसकी कितनी वैल्यू एब्जॉर्ब हुई है, मतलब जो रेडिएशन हम किसी मैटर पर डाल रहे हैं उस मैटर ने उसकी कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है या किस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। अब ये किस तरीके से हम दे सकते हैं, इसको इस तरह से दे सकते हैं कि देखो जब हम किसी बात करते हैं किसी मैटर की, ये हमारे पास मैटर, और मैंने अभी आपको बताया कि मैटर किससे बना होगा, वो बना होगा कई सारे मॉलिक्यूल्स से बना होगा। और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे बने होंगे, वो बने होंगे एटम्स, और एटम्स जो हैं किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हम यहाँ पर एटम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को काम में लेते हैं। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल की बात करते हैं। और मॉलिक्यूल कैसे बना होता है, मॉलिक्यूल बना होता है इस तरह से कि ये जो दो एटम्स हैं ए का और ये ए का, या फिर आप कह सकते हो कि ए और बी, ये एटम्स आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये जो बॉन्ड है बीच का, चाहे वो ए और ए के बीच में हो जिसे आप होमो एटमिक बोलते हो, होमो एटमिक एक जैसे एटम्स हैं, और या फिर हमारे पास में ये हीट्रो एटमिक हो जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स यहां इस बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो ये जो बॉन्ड है यही जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। अभी बॉन्ड किस तरीके का होगा, बॉन्ड किस तरीके का होगा, बॉन्ड हो सकते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब बॉन्ड का मतलब बॉन्ड नहीं होता है बल्कि वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड जो आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा होता है वो, तो या तो वहां पे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड बने, वो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर तीसरे एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर अमोनिया देखो तो अमोनिया बॉन्ड तो बना रहा है यहाँ पे ये तीन अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ में, जैसे आप इसको यहाँ पर इस तरह से दिखाओगे, ये तीन सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अमोनिया के पास में दो क्या हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है जिसे आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो। तो यहाँ तीन तरह के ये बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड जब मॉलिक्यूल में होते हैं तो मॉलिक्यूल में भी जो ऑर्बिटल्स, जैसे एटम्स में ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, और एटमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और आपको पता होगा सिग्मा का जो बॉन्ड ऑर्बिटल है वो जब दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप के ऑर्बिटल बनाएंगे। जो पाई ऑर्बिटल है वो दो ऑर्बिटल मिलकर के एक पाई और एक पाई स्टार, मतलब ये तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और ये क्योंकि बॉन्डिंग करता नहीं है इसलिए ये अकेला रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी एनर्जी अलग होगी, पाई जो बॉन्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी एनर्जी अलग होगी, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा स्टार या पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स हैं, इन सब की एनर्जी क्या है, अलग अलग है इन ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो इनकी एनर्जी को अगर आप यहाँ इस तरह से देखो कि साहब ये हमारे पास में, सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये सब नॉन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर एक हमें क्या मिलेगा, एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये। इसी तरह से ये हमारे पास में सिग्मा ऑर्बिटल, ये हमारे पास में पाई ऑर्बिटल, ये हमारे पास में सिग्मा सॉरी पाई स्टार, पाई का एंटी बॉन्डिंग, और ये हमारे पास में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग तरह से ट्रांजिशन करेंगे। जैसे हम यहाँ बात करते हैं
कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा ऑर्बिटल से इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाएगा। तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिग्मा